नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने यहाँ पर 1 अक्टूबर से मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लासेज चला रखी हैं जो ऑल टेट एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। तो हम आपको मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि हम यहाँ पर क्या कुछ पढ़ने वाले हैं और किस तरह से पहचान की जाती है, टैग वर्ड्स वगैरह भी मैंने बताए थे। और मैं आपको आज बताना जा रहा हूँ आगमन विधि और निगमन विधि। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहले आगमन विधि के बारे में बताते हैं कि क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आगमन विधि के चरण पढ़ेंगे, आगमन विधि का उदाहरण पढ़ेंगे, आगमन विधि के जनक, आगमन विधि के सोपान, और हम यहाँ पर आगमन विधि के रूप और आगमन विधि के प्रवर्तक कौन हैं, आगमन विधि क्या है, आगमन विधि का क्या अर्थ है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। और साथ के साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आगमन और निगमन दोनों विधि यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। और निगमन विधि में भी हम निगमन विधि क्या है, निगमन विधि के जनक कौन हैं, निगमन विधि के जन्मदाता कौन हैं, निगमन विधि के जनक कौन हैं, निगमन विधि के क्या सोपान हैं, निगमन विधि के क्या दोष हैं या क्या गुण हैं, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र जो हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ इस वीडियो में जवाब मिलेगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर आगमन और निगमन विधि पूर्णतः क्लियर होने वाली है। तो दोस्त, अब हम आपको एक एक करके सारी चीज़ यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो आगमन निगमन शिक्षण विधि क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो हम पहले यहाँ पर क्लियर करते हैं आगमन विधि। तो आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। कैसी विधि है? महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। सबसे पहले क्या दिए जाते हैं उदाहरण? किसमें? आगमन विधि में। और तत्पश्चात सामान्य सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उससे सिद्धांत या नियम का बनाना होता है, या कोई सिद्धांत और नियम को बनाकर फिर हम सवालों को क्लियर करते हैं या कोई भी हम चीज़ समझते हैं, सीखते हैं। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आगमन विधि की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं या उसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, ये भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है। तो हम यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण से नियम की ओर ये विधि चलती है। यानी कि पहले इसमें उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद कोई सिद्धांत या नियम बनाया जाता है। दूसरी बात हम इसमें करें तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती। स्थूल माने कोई बड़ी चीज़ दिखाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका छोटा रूप दिखाया जाता है समझने के लिए। हम इसी प्रकार से देखें तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। यानी कि पहले कोई विशिष्टता की तरफ देखते हैं, फिर उससे कोई सामान्य नियम या सामान्य बात निकल कर आती है। ऐसे ही हम इसमें देखें कि चौथे नंबर पर बताया हुआ है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो ये विधि है आगमन विधि, इसमें कोई चीज़ पहले से ज्ञात है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ को सीखते हुए अज्ञात जो चीज़ है जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उनके आधार पर हम जो सवाल के जवाब हमें देने हैं उनको हम उनके अकॉर्डिंग तैयार कर लेते हैं। यानी ज्ञात पहले से जो उदाहरण बना हुआ है उससे हम जो सवाल है उसको क्लियर कर लेते हैं। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि पहले क्या होता है कि कोई भी जब हम वस्तु के बारे में कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई लेसन है, तो पहले हम उसका वास्तव में उस चीज़ को दिखाते हैं वास्तविकता के साथ कि भाई ये चीज़ है। या हम गाय के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम उस बच्चों को बताएंगे कि ये क्या है, गाय है, और गाय से फिर गाय से संबंधित जो बातें हैं या उससे संबंधित कोई चित्र है वो हम ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर बनाएंगे, फिर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। इसी तरह से प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी कि पहले प्रत्यक्ष दिखाएंगे। मान लो कोई हमें पहाड़ी के बारे में पढ़ाना है तो पहले हम बच्चों को पहाड़ी से संबंधित बात बताने से पहले उसको पहले हम वो पहाड़ी दिखाएंगे, प्रत्यक्ष रूप में उसको दिखाएंगे, फिर वो उसको प्रमाण की ओर ले जाएंगे। मतलब उसको पहले पूरी तरह से दिखाकर फिर उसको समझाएंगे उस चीज़ को। तो ये क्या होता है, आगमन विधि होती है। अब हम क्या है कि आगमन विधि जो होती है उसे प्राय थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है, क्योंकि
जो ये प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया, ये शिक्षण विधि है, ये एक बहुत काफ़ी लंबी या बहुत शिक्षण प्रक्रिया जो बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरणों को समझाया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं, या पहले बड़ी चीज़ को दिखाया जाता है, फिर छोटी चीज़ को दिखाया जाता है, या पहले कोई ज्ञात चीज़ थी पहले से उसको अज्ञात की तरफ दिखाया जाता है, तो पहले प्रत्यक्ष दिखाया जाता है, फिर प्रमाण दिखाया जाता है। तो इस तरह से क्या है कि समझने के लिए ये कि सही है, लेकिन ये एक थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है, क्योंकि इस शिक्षण विधि की या इसमें शिक्षण प्रक्रिया में काफ़ी लंबी होती है, या इसकी प्रोसेस जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, थकान वाली शिक्षण विधि कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं आगमन विधि, नहीं आगमन विधि जो हम पढ़ रहे हैं उसके जो प्रवर्तक और जनक की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आगमन और निगमन विधि के पूर्ण रूप से जितने भी सवाल बनते हैं मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। तो आगमन विधि के जनक और या प्रवर्तक या उसके संपादक जो भी है उसकी यदि हम बात करें तो वो अरस्तु है। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी। ठीक इसी प्रकार से ये तो था आगमन विधि से संबंधित। अब हम देख लेते हैं निगमन विधि से संबंधित। जो निगमन विधि होती है इसके बिल्कुल विपरीत होती है। तो निगमन विधि में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर था, तो यहाँ पर क्या आएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर आएगा। तो इस तरह से मतलब पूरा उल्टा होगा। तो आगमन का उल्टा निगमन होता है। यदि आपको आगमन समझ आता है तो आपको निगमन उसका उल्टा समझ लेना है और वो निगमन हो जाएगा। तो निगमन विधि में हम देखते हैं वही बातें जो मैंने आपको बताया था कि निगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि का किसने कौन जनक हैं या उसके प्रवर्तक कौन हैं, निगमन विधि की क्या विशेषता हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, और ये पढ़ने में क्या है और क्या है इसके जो चरण होते हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो निगमन विधि जो है उसको पढ़ते हैं। तो कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। यानी कि पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी विधि विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो आपको बताना है कि निगमन विधि जो है वो गणित विज्ञान के शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब हम यहाँ देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। जैसे हमने वहाँ भी देखा था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन में देखा था, तो उसका विपरीत जो होगा वो निगमन विधि की विशेषताएं होंगी। तो हम देखते हैं जैसे सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि पहले छोटी चीज़ उससे हम बड़ी चीज़ को समझते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वहाँ विशिष्ट से सामान्य था, तो यहाँ पर क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ अज्ञात से ज्ञात की ओर और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, और यहाँ नियम से उदाहरण की तरफ जाता है। निगमन से आप ध्यान रखना कि इसमें पहले नियम होता है, कोई भी एक नियम या सूत्र बता दिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको ये उदाहरण करने हैं। तो ये होती है निगमन विधि के जो विशेषताएं हैं वो, और इसकी हम इसको पहचान भी कह सकते हैं। और ये समझने के लिए जो विशेषता मैंने बताई है या इनके अन्य नाम भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, निगमन विधि को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मैंने आपको ये विशेषताएं बताई हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शिक्षण विधि है, शिक्षण की निगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर उन्मुख होती है। बात वही हो रही है कि जो मैंने अभी आपको बताई थी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बिल्कुल व्याख्यात कर लेते हैं कि शिक्षण की निगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, और जो आगमन विधि थी उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर होती थी। इस विधि में पाठ्यचर्या का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, यानी कि आगमन का उल्टा। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। कक्षा शिक्षण प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होता है, एवं विषय वस्तु की प्रकृति अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। निगमन विधि को विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए उपयोगी माना जाता है। मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि यदि आपसे पूछा जाता है कि विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, कौन सी शिक्षण विधि सही है, तो आपको निगमन विधि उसमें कर लेना है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी क्या होते हैं, रटने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण तो समझाया जाता नहीं है। पहले इसमें क्या है, कोई नियम बता दिया जाता है, उस नियम के अकॉर्डिंग बच्चों को, चाहे उसको समझ आया या नहीं है, उस नियम के अकॉर्डिंग उस सवाल को, उसको उदाहरण को करना होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि विद्यार्थी को रटने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ावा देती है, इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, जो शिक्षण अधिगम की गति को धीमी करता है, जो शिक्षण अधिगम है यानी कि बच्चे को क्या सिखा रहे हैं हम, क्या शिक्षा दे रहे हैं,
और वो क्या सीख रहा है, तो उसकी जो गति है ना वो धीमी हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वो सीखने में, मतलब टाइम लगा देता है सीखने में। तो आगमन निगमन विधि जो हमने ये पढ़ी है, दोनों के जो प्रतिपादक हैं, जनक हैं, वो अरस्तु ही हैं। ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों के अरस्तु हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगमन निगमन विधि के विस्तृत रूप को, या जो विश्लेषण पद्धति है उसके बारे में, यानी कि इसके जो कितने चरण हैं, हम कितने चरण में कोई भी समस्या को हल करते हैं, वो आगमन निगमन विधि के चरण के नाम से सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा चरण आगमन निगमन विधि का नहीं है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ 4 चरण दिए गए हैं। पहला है एग्जाम्पल, जिसको उदाहरण कहा जाता है, दूसरा है एनालिसिस यानी कि जिसको विश्लेषण कहा जाता है, और तीसरा है जर्नलाइजेशन यानी कि जिसको सामान्यीकरण कहा जाता है, और चौथा है टेस्टिंग यानी कि परीक्षण। यानी कि पहले बच्चों को उदाहरण, फिर उससे संबंधित विश्लेषण, और उससे संबंधित फिर सामान्यीकरण, फिर उसका टेस्टिंग किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि वो जो हम उसको सिखा रहे थे, जो हम शिक्षण अधिगम करा रहे थे, उसको वो कितना है। तो ये क्या है, इसके चरण भी कह सकते हैं, और ये इसके विश्लेषण पद्धति भी इसको कह सकते हैं, या विस्तृत रूप इसको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था आगमन निगमन विधि, और जो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर आगमन निगमन विधि से पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।